रुको रुको, क्या आप भी ये सोचते हैं काश कोई बता देता एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो डरो नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पे हो। तो हे दोस्तों, एम साधना योर साइंस मेंटोर। तो चलिए फटाफट से हो जाइए तैयार। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस। जी नहीं, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है 7 सितंबर और यहाँ पे शिफ्ट है आपकी इवनिंग। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद हो कि पिछले लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज इसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल नंबर इन ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। आपसे बोला है जीवों में कोशिका संख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, ऑल ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर। तो क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेलुलर हैं? तो जी नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो, जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल दे कंटेन। तो बिल्कुल सही है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंगल टाइप ऑफ सेल है वो यूनिसेलुलर और जिनमें मेनी टाइप ऑफ सेल्स हैं वो मल्टीसेलुलर। देखो, यूनि मीन्स वन, मल्टी मीन्स मेनी। तो जिसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल है वो यूनिसेलुलर, जिसमें मेनी सेल्स हैं वो मल्टीसेलुलर। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन टाइप ऑफ सेल। जी नहीं, बिल्कुल गलत। मल्टीसेलुलर कंटेन मेनी टाइप ऑफ सेल। तो यहाँ पे लिखा है वन टाइप ऑफ सेल, जो कि यूनिसेलुलर का डेफिनेशन है। तो ये भी हो गया आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, सेल नंबर हैज नो सिग्निफिकेंस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सेल नंबर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल नंबर के बेस पे 2 टाइप्स के डिवाइड होते हैं, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो कि सभी जीव एक कोशिकीय नहीं होते हैं। जीवों में मतलब जीवों को उनमें मौजूद कोशिका की संख्या के आधार पर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। बहुकोशिकीय जीव केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। बिल्कुल गलत। जीवों के वर्गीकरण में कोशिकाओं की संख्या का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल गलत। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर कंटेन जर्म सेल। तो कौन सा फ्लावर का पार्ट है जिसमें जर्म सेल होते हैं? तो देखो, जो फ्लावर होते हैं उसमें से पेटल एंड सेपल आपके होते हैं असेसरी पार्ट, यानी जो उनमें सहायता करते हैं, सहायक पार्ट, उसके प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। और जो आपका स्टेमेन एंड पिस्टिल होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देखिए, जर्म सेल किसमें होता है? ऑलवेज इन रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसमें होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो यहाँ पे पेटल एंड सेपल क्या होते हैं? असेसरी पार्ट। यहाँ पे स्टेमेन एंड पिस्टिल क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो जर्म सेल होते हैं वो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो आप ढूंढ लीजिए यहाँ पे स्टेमेन एंड पिस्टिल। देखो, पेटल एंड पिस्टिल तो एक रिप्रोडक्टिव हो गया और एक असेसरी हो गया, तो ये गलत। यहाँ पे सेपल असेसरी हो गया, पेटल भी असेसरी हो गया, तो ये भी गलत। स्टेमेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखो पेटल एंड स्टेमेन, तो ये यहाँ पे जो पेटल है वो असेसरी पार्ट, स्टेमेन आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये भी हो गया रॉन्ग। तो अब यहाँ पे देखिए किसका क्या फंक्शन होता है। यहाँ पे मैंने आपको 4 टर्म बताया, एक है पेटल, एक है सेपल, एक है पिस्टिल और एक है स्टेमेन। ये मैंने आपको बताया। अब देखो, जो पेटल होते हैं, पेटल क्या करते हैं? पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? पी फॉर पेटल, पी फॉर पॉलिनेटर, अट्रैक्टर।
यानी जो पेटल होते हैं पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं, यानी ये रंग बिरंगे होते हैं, तो जिससे हमारी मतलब जो भी पॉलिनेटर होते हैं, बीज हो गई या कोई भी वहां पे इंसेक्ट हो गया, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जो सेपल होता है, देखो पेटल और सेपल दोनों को एक्सेसरी पार्ट में हम रखते हैं। सेपल भी इनके प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं हमारे फ्लावर के। अब यहाँ पे जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल में क्या होता है, पिस्टिल कंटेन ओवरी, यानी पिस्टिल में ओवरी होता है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, ओव्यूल। क्या करता है, ओव्यूल। और ओव्यूल ही क्या है, मतलब हमारा फीमेल जर्म सेल। और यहाँ पे देखो जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, स्टेमेन प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन में हमारा क्या होता है, मेल जर्म सेल। तो आई थिंक आपको ये चारों ही क्लियर होंगे। पेटल एंड सेपल एक्सेसरी पार्ट, pistil and stamen reproductive part, petal is a pollinator attractor, sepal is the protective part of flower, pistil contain ovary and ovary contain ovule which is the female germ cell, and stamen contain pollen grain which is considered as male germ cell. I think ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, पंखुड़िया एंड स्त्री केसर, बाह्यदल और पंखुड़ियां, पुंकेसर एंड स्त्री केसर। तो देखो पुंकेसर एंड स्त्री केसर ही आपका यहाँ पे क्या है, जनन कोशिकाएं होती हैं। जनन कोशिकाएं यानी कि जो ऐसी कोशिकाएं जो जनन में हेल्प करती हैं, तो वो होती हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच ग्रुप ऑफ प्लांट। तो कौन से मतलब प्लांट का कौन सा ग्रुप है जिसका कैरेक्टरिस्टिक है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन होता है आपका एंजियोस्पर्म में। किसमें होता है, एंजियोस्पर्म में। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, एंजियोस्पर्म का। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। देखो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये मतलब इनका जो मेल स्पर्म होता है वो पानी में तैरते हुए जाता है उनके मतलब फीमेल पार्ट के पास में। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है, और यहाँ पे नेकेड सीड होते ही हैं। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पे देखो क्या है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलप में आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें रॉन्ग ढूंढना है। सेल्फ डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट इन द इन्वायरमेंट, पर्यावरण में अपशिष्ट पदार्थों का सुरक्षित निपटान करना। तो बिल्कुल सही है कि उनको मतलब सेफली डिस्पोज किया जाए ताकि कोई भी तरह का पोल्यूशन ना हो। तो ये बिल्कुल सही है, उसका मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। टू रिड्यूस द डैमेज डन टू द इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना, यह भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट नीड अ लॉन्ग टर्म व्यू, मतलब प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो इसको डिटेल में समझो। लॉन्ग टर्म व्यू का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हमने रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा कदम उठा लिया जो कि केवल कुछ ही टाइम के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन वो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कोई बड़ी समस्या बन सकती है, कोई बड़ा खतरा बन सकता है। तो वो हमारा मतलब शॉर्ट टर्म व्यू हो जाएगा, जो कि क्या होगा, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए घातक सिद्ध होगा। तो इसलिए हम जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी कोई दिक्कत ना हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस तरह का मैनेजमेंट करना होगा। तो बिल्कुल सही है कि जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको एक लॉन्ग टर्म व्यू की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट शुड बेनिफिट ओनली द रिच एंड पावरफुल। तो प्रबंधन में केवल धनी और शक्तिशाली लोगों को ही लाभ मिलना चाहिए, बिल्कुल गलत। यहाँ पे नियम लगना चाहिए इक्विटी का। किसका, इक्विटी का। इक्विटी और इक्वालिटी आपको उसमें मतलब पेडागोगी में नॉर्मली ही ये क्वेश्चन आता है, इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसकी पेडागोगी कितनी स्ट्रांग है। इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है ये आप बताना।
अगर नहीं पता होगा तो भी लिख देना, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो इक्विटी और इक्वालिटी में बताना, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो भी मतलब मैनेजमेंट है वहां पे इक्विटी लागू होना चाहिए, यानी सबको सबके जरूरत के हिसाब से चीजों को मिलना चाहिए, ना कि केवल धनी और शक्तिशाली लोगों को ही लाभ उनका मिले। तो यहाँ पे आपसे बोला था कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो बिल्कुल ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है यही आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा कि केवल धनी और शक्तिशाली लोगों को ही लाभ मिले, सबको लाभ मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इन द ट्रायड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, यानी हम इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड है। वहां पे क्वेश्चन क्या था कि डोबर्नियर ट्रायड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पे जस्ट उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन गया। तो अभी मैंने बोला ना कि हम यहाँ पे देखेंगे, हम आइडिया लगाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे और किस तरह के पूछे जाएंगे। तो देखिए ये वही क्वेश्चन है। मैंने अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चन मतलब अभी जितने भी सेट सॉल्व करवाए हैं उसमें यही बताती आ रही हूं कि पीरियोडिक टेबल पढ़ के ही जाना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके 11th क्लास के पीरियोडिक टेबल से ही है। तो क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की त्रिक में मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट और लास्ट दोनों का क्या ले लो, मतलब फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दोनों का एवरेज ले लो, जो भी आपका आएगा वही बीच वाले का क्या होगा, एटॉमिक मास। तो देखो कैल्शियम का क्या होता है 40, और यहाँ पे लास्ट वाला आपका क्या है बेरियम, बेरियम का क्या होता है 137 एटॉमिक मास। तो दोनों का एवरेज लोगोगे, मतलब लोगे तो 2 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे देख लो 7 और 4 3 7 1/2, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 88.5 ये आपका जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 88, यही जाएगा आपका राइट आंसर। स्ट्रोंशियम का यहाँ पे क्या पूछा है एटॉमिक मास। तो ये बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन था। मैंने बोला था कि उनका जो ट्रायड है उसके जो 3-4 एग्जाम्पल मैंने बताए थे उसको अच्छे से आप याद करके रखेंगे, और उनका एटॉमिक मास भी याद करके रखना। जैसे मान लो स्ट्रोंशियम का पूछ लिया और आपको बेरियम का पता ही नहीं है तो फिर तो फंस जाओगे। वैसे तो 20 तक सबको याद होता है, 20 या 30 तक, लेकिन और भी जैसे कोई खास एग्जाम्पल हो तो उसका भी आप याद करके रखा करिए। जैसे 30 से ऊपर बार बार क्लोरीन का यूज आता है तो उसको याद करके रखिए कि 35.5। इसी तरह बेरियम का आता है तो 137। यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ एटॉमिक मास। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको बताना है इनकरेक्ट यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट। इट डज नॉट कवर मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ। एक तो हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, ऊपर से बोल रहा है कि इसमें हम मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत, इसमें हम मेनली मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ के बारे में ही डिस्कस करते हैं कि मतलब देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस तरह का क्या केयर करना चाहिए, प्रीनेटल जिसको हम बोलते हैं प्रीनेटल केयर, और एक होता है पोस्ट नेटल केयर यानी कि जब बर्थ हो जाता है किसी भी बेबी का तब किस तरह का मतलब उसके मदर को और उस बेबी को किस तरह का केयर चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में जो बात करता है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम उसको पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब गलत स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे हम कोई बात नहीं करते उनके बारे में। नेक्स्ट है इट प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। बिल्कुल सही है, अगर हमें ये पता होगा मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता होगा तो हमें मतलब देखो जैसे मान लो कोई भी ऐसे ही मतलब 2 लोग हैं, अगर उनके अंदर सेक्सुअल अर्जेज आए और उनको ये पता ही नहीं है कि मतलब उनको ऐसे ही मतलब विदाउट बैरियर कुछ भी करना उनके लिए सेफ नहीं है, तो वो ऐसे कदम उठाएंगे और उनको इस तरह के मतलब वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर किसी को पता है तो वो ऐसा कुछ भी करने से पहले मतलब उन बातों को ध्यान में रखेगा कि हमें बैरियर मेथड का यूज करना है ताकि किसी भी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ना फैले। तो बिल्कुल सही है कि ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स सेफ चाइल्ड बर्थ। तो बिल्कुल सही है, इसमें हम मतलब जब केयरिंग की बात करेंगे तो हमको पता ही चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये भी सही है। इट अफेक्ट्स
द मेंटल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। अगर कोई रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है या नहीं है तो बिल्कुल उसके मेंटल पे उसका मतलब असर तो पड़ेगा। जैसे आप देख लो, किसी को इनफर्टिलिटी हो गई तो मतलब उनका जो मेंटल स्टेटस है वो काफी हद तक मतलब गिर जाता है समय के साथ साथ में। तो इसलिए जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और इनफर्टिलिटी जैसे यहाँ पे बात हुई, जैसे देखो मान लो कोई ऐसी एक गर्ल है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वो अनमैरिड है और उसने मतलब अनजाने में कुछ ऐसे कदम उठा लिए और उसको ये नहीं पता है कि जो एबॉर्शन करवाया जाता है, तो जो मतलब जो एबॉर्शन होता है उसमें जो जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि जो इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम है, यानी यूट्रस के जो 3 पार्ट बताए थे। तो देखो जैसे मान लो एक यूट्रस है पेयर शेप का, इसके 3 पार्ट होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो जब मतलब एबॉर्शन करते हैं ना तो इसका जो इंडोमेट्रियम होता है ये काफी हद तक बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए उसको इन फ्यूचर प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन अगर सोचो उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां होती तो उसकी ना ऐसी कंडीशन आती, ना ही उसको इन फ्यूचर ऐसी कोई दिक्कत होती। तो मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ को भी वो अफेक्ट करता है। और हम डेफिनेशन भी यही तो पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम केवल ये नहीं पढ़ते हैं कि हमारे सेक्स ऑर्गन या ऐसी चीजें कितनी हेल्दी हैं, वहां पे हम साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सेक्सुअल सारे ही हेल्थ को उसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे आपका ये 3। बाकी आपसे बोला था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि इसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य शामिल नहीं है, जबकि शामिल होता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, रीड द गिवन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन एंड रीजन केयरफुल्ली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले असर्शन क्या है आपका, पॉलिनेशन इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बिल्कुल सही है। फ्लावरिंग प्लांट किसे हम बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को। और एंजियोस्पर्म में जो मतलब नए सीड्स बनते हैं वो पॉलिनेशन के थ्रू बनते हैं। तो बिल्कुल सही है कि इसमें मतलब पॉलिनेशन इसेंशियल है। और नेक्स्ट देखो, पॉलिनेशन इंश्योर्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। जो पॉलिनेशन है वो ये इंश्योर करता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच जाए। तो बिल्कुल सही है। तो परागण मतलब यहाँ पे क्या है, पुष्पीय पौधों में बीज निर्माण के लिए परागण आवश्यक है। और कारण क्या है कि परागण से परागकणों का परागकोश के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण सुनिश्चित होता है। तो यहाँ पे क्या है, असर्शन इज फॉल्स, गलत। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, गलत। देखो अब यहाँ पे दोनों ट्रू तो हैं लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे देखो कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे हमने पढ़ा कि पुष्पीय पौधों में बीज निर्माण के लिए परागण आवश्यक है क्योंकि परागण से परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण सुनिश्चित होता है। तो ये बिल्कुल मतलब दोनों ही आपस में क्या है, उसी का ये मतलब रीजन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कंसिडर्ड बायोडिग्रेडेबल। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने 2-3 क्वेश्चन मतलब डिस्कस कर चुके हैं और फिर से यहाँ पे आपसे बायोडिग्रेडेबल का क्या पूछा है, एग्जाम्पल किसको हम उसमें मतलब कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे स्टाइरोफोम कंटेनर या फिर पेपर या फिर ग्लास बॉटल या फिर प्लास्टिक बैग। तो प्लास्टिक को तो तुरंत से काटो, प्लास्टिक कभी भी चाहे वो सदियों पड़ी रहे तो भी वो क्या होगी, डिस्पोज नहीं होगी, वो डिग्रेड नहीं होगी। ग्लास बॉटल, ग्लास भी डिग्रेड नहीं होते हैं। स्टाइरोफोम कंटेनर ये भी नहीं होते हैं। तो देखो जो पेपर्स होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। तो पेपर यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेस्ट ऑफिसर स्टॉप्ड रिवाइविंग द डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट इन अरवरी मिदनापुर इन 1972। किस वन अधिकारी ने
1972 में मिदनापुर के अरबारी में खराब हो चुके साल के जंगलों को पुनर्जीवित करना शुरू किया। तो ये डायरेक्ट आपको मतलब पता होगा तो पता होगा, अदरवाइज नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है A.K. बनर्जी। जो A.K. बनर्जी थे, इन्होंने ही जो मतलब साल क्या होता है, एक वृक्ष, जो साल का वृक्ष था, मतलब जो उसका पूरा जंगल था जो खराब हो गया था, उसको इन्होंने पुनर्जीवित किया था। और अब यहाँ पे देख लो, अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया था, तो सबको पता है, इनसे ही शुरू हुआ था चिपको मूवमेंट, यानी चिपको आंदोलन। और जो एक सबसे बढ़िया मतलब पेड़ का नाम आता है इनसे रिलेटेड, वो है खेजड़ी ट्री। इसको भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। और जो रॉबिन वायरन, देखो जो रॉबिन वायरन थे, ये एक पैथोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया, हेलिकोपाइलोरी। और बैरी मार्शल इनके ही सहयोगी थे, मतलब दोनों लोगों ने मिलकर हेलिकोपाइलोरी का क्या किया था, उसको मतलब खोजा था, उसको डिस्कवर किया था। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको मतलब जितने भी ऑप्शन से सारे क्लियर हो गए होंगे। A.K. बनर्जी को याद रखना, इन्होंने सॉल्ट फॉरेस्ट को फिर से क्या किया था, जीवित किया था, रिवाइव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कौन सा एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पे देखो, पहला है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा है ब्लड टाइप ए बी एंड ओ, रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग पिंक फ्लावर, टॉल एंड शॉर्ट पी प्लांट। तो बोल रहा है कौन सा इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल है। तो देखो, एक होता है कि कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब एक जो है दूसरे के ऊपर कंप्लीटली क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। जैसे हम देखते हैं कि जैसे टॉल एंड शॉर्ट पी है, तो जब टॉल एंड शॉर्ट पी को आप क्या करवाओगे, यहाँ पे दोनों को मतलब मैच करवाओगे, इनको मतलब क्या कह सकते हैं कि मैच करवाओगे। वो टर्म मतलब अचानक से स्किप हो गया। तो देखो, ये मतलब टी एक बार इसके साथ में, तो टी, फिर ये वाला टी इसके साथ में, तो टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये वाला टी इसके साथ में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये वाला इसके साथ में, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब यहाँ पे देखो, ये सारे ही क्या आते हैं, टॉल। तो यहाँ पे जो टॉल वाला है वही क्या होता है, मतलब ये जो कैपिटल वाला टी है वही इन पर डोमिनेट करता है। तो ये होता हमारा कंप्लीट डोमिनेंस, यानी टॉल एंड शॉर्ट पी प्लांट जो है ये कंप्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल है। जो टॉल वाला है वो शॉर्ट वाले पे क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो ये तो आपका इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, रेड एंड व्हाइट फ्लावर जो कि पिंक फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमने यहाँ पे मैचिंग करवाया रेड और व्हाइट का। व्हाइट को हम स्मॉल आर से दिखा सकते हैं। तो मतलब जब ये दोनों को हम आपस में मैच करवाएंगे तो ना रेड आएगा ना व्हाइट आएगा, दोनों का मिक्स कलर आ गया क्या, पिंक। क्या आ गया, पिंक। यानी हम कह सकते हैं ना तो ये डोमिनेंट हुआ, ना तो ये, दोनों ही आपस में मिक्स हो गए, यानी इसी को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे यही जाएगा आपका राइट आंसर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब रही यहाँ पे बात, ये ब्लड टाइप क्या होते हैं, तो ये होते हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं कोडोमिनेंस के। किसके, कोडोमिनेंस। और या फिर इसी को एक उसमें पूछता है मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल अगर पूछे तो भी ब्लड ग्रुप जाता है। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं ये कोडोमिनेंस के भी एग्जाम्पल हैं और मल्टीपल एलील के भी एग्जाम्पल हैं। और ये तो आपको पता चल ही गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये कंप्लीट डोमिनेंस। और कलर ब्लाइंड जो होता है आपका, ये तो उसमें मतलब हम पढ़ते हैं हीमोफीलिया वगैरह वहां पर। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। और बाकी के भी मैंने बता दिए कि वो किसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई इज कंपोस्टिंग बेनिफिशियल फॉर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं उनसे खाद बनाना क्यों फायदेमंद है। जैव अपघटनीय पदार्थों के लिए खाद बनाना क्यों फायदेमंद है। तो देख लो, इट ट्रांसफॉर्म
वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, बिल्कुल सही है कि ये जो है कचरे को भी पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में बदल देते हैं। इट अलाउज फॉर वेस्ट टू बी डंप्ड इन लैंडफिल, बोला यह कचरे को लैंडफिल में डालने की अनुमति देता है, जी नहीं। इट मेक्स बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसी क्या, बोला यह मतलब जो डिग्रेड हो सकते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेड में कैसे चेंज कर सकता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। इट डिस्ट्रॉयज न्यूट्रिएंट्स इन द मटेरियल, बोला कि ये उनमें मौजूद पोषक तत्वों को ही नष्ट कर देगा, जी नहीं भाई। जो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिनिंग ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, मतलब जो ओजोन लेयर थिन हो रही है उसके लिए प्राइमरली कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये देखो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने क्या बताया था, CFC क्लोरोफ्लोरो एंड कार्बन, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सेल इज टिपिकली लॉन्ग एंड हैज अ थ्रेड लाइक शेप टू हेल्प इट परफॉर्म इट्स फंक्शन इफिशियंटली, बोला विच टाइप ऑफ सेल इज टिपिकली लॉन्ग एंड हैज अ थ्रेड लाइक शेप, ठीक है, मतलब लॉन्ग है और थ्रेड लाइक शेप है, टू हेल्प इट परफॉर्म इट्स फंक्शन इफिशियंटली। तो क्या है लॉन्ग सेल, लॉन्गेस्ट सेल हम तो पढ़ते ही हैं, नर्व सेल होता है। और देखो आरबीसी जो होता है बाई कॉन्केव होता है, कुछ ऐसा सा, ताकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो खूब अच्छे से हो सके। तो ये भी आपको क्लियर ही होगा, लॉन्ग थ्रेड लाइक शेप किसका है, नर्व सेल का, तंत्रिका कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन इन प्लांट, प्लांट में प्राइमरी सिग्निफिकेंस क्या है वेरिएशन का, ठीक है। इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस प्लांट पॉपुलेशन, मतलब पौधों में विभिन्नता का प्राथमिक महत्व पूछा है ना, तो बोला यह पौधों की आबादी में एक रूपता सुनिश्चित करता है, जी नहीं भाई, यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं करेंगे, बात तो वेरिएशन की करनी है ना। इट डिक्रीज रेजिलियंस टू डिजीज, यह रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। इट इनेबल्स एडेप्टेशन टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, यह बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूलन को सक्षम बनाता है। इट लिमिट जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो देखो जहां पे वेरिएशन की बात करेंगे वहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी लिमिट नहीं होगी, बल्कि वहां पे और भी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, तो ये गलत है। और यहाँ पे बोला कि ये रेजिलियंस मतलब डिजीज के प्रति रेजिलियंस को डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है। अगर एक ही टाइप का हो तो वहां पे रेजिलियंस डिक्रीज होगा, लेकिन वेरिएशन की बात की है, वेरिएशन में रेजिलियंस इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज, तो ये भी आपका गलत हो गया। बोला था कि क्या प्राथमिक महत्व है, तो महत्व यही है कि अगर वेरिएशन है प्लांट में तो वो अलग अलग यानी बदलते हुए अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन जो हैं उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बात किया कि हम हैं, जैसे मान लो हमें गर्मी सहने की भी खूब बढ़िया ताकत है और सर्दी सहने की भी, तो हम ठंडी में भी सरवाइव कर लेंगे, गर्मी में भी। लेकिन मान लो कोई ऐसा है जिसके अंदर केवल एक ही ऐसी कैपेसिटी है कि वो ठंडी को टॉलरेट कर लेगा लेकिन गर्मी नहीं कर पाएगा, तो फिर तो गर्मी में तो वो तो निपट ही जाएगा। तो ठीक उसी तरह से जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी उतना ही ज़्यादा वो चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ में अपने आप को एडाप्ट कर पाएगा। तो वेरिएशन का यही सबसे पहले प्राइमरी सिग्निफिकेंस है कि चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ वो खुद को ढाल लेगा किसी भी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन फ्रेगमेंटेशन विच पार्ट ऑफ प्लांट टिपिकली डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, विखंडन में पौधे का कौन सा भाग आमतौर पर एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। फ्रूट, जी नहीं, अगर फ्रूट होगा फिर तो पॉलिनेशन वगैरह वगैरह। सीड भी आपको मतलब पॉलिनेशन के बाद सीड वगैरह ये सब बनते हैं, यानी ये तो आपके फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल हो गए। फ्लावर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जो फ्रेगमेंटेशन होता है वहां पे कोई भी वेजिटेटिव पार्ट के फ्रेगमेंट से एक नया जीव बनता है, चाहे वो देखो जैसे अगर लीफ के केस में फ्रेगमेंटेशन होता है तो वो लीफ वाले पार्ट से हो जाएगा, स्टेम हो गया तो स्टेम से हो जाएगा। तो मतलब जो भी वेजिटेटिव पार्ट है, चाहे वो लीफ हो चाहे वो स्टेम हो, उसका जो भी छोटा सा फ्रेगमेंट है उसी से एक नया जीव बन जाता है। यहाँ पे फ्रूट, सीड, फ्लावर इनकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये तो आपके मतलब
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको फोकल लेंथ बोला है। व्हाट इज इमेज डिस्टेंस? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया है तो यानी कि ये आपको दिया है u, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u इक्वल यहाँ पे आपको कितना दिया है 50। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो -50 और फोकल लेंथ दिया है आपको 30 और v आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो 1/f इक्वल टू, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें मैंने आपको क्या बताया था, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे 1/f की जगह पे 30 इक्वल टू 1/v माइनस 1/ और u -50 है तो ये -50। अब यहाँ पे देखो 1/v निकालना है तो यहाँ पे इक्वल टू 1/30 और इसको यहीं रहने दो। इसको जब उधर ले जाओगे तो ये यहाँ पे जाएगा 1/50 और मतलब देखो एक तो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब ये माइनस माइनस प्लस होंगे और जब उधर जाएगा तो फाइनली माइनस हो जाएगा। तो ये 1/50 हो गया। अब यहाँ पे जब एलसीएम लोगे 30 और 50 का तो 150। तो यहाँ पे 5 - 3 इक्वल टू 5 में से 3 गया 2/150। तो ये 1/v है तो v इक्वल टू हो जाएगा 150/2। तो जब इसको कट करोगे तो 2 7 जा 14, तो यहाँ पे फिर 5 आएगा। तो यहाँ पे 75 आपका जाएगा राइट आंसर। तो देखो जो मैंने आपको फास्ट रिवीजन क्लास 10th करवाया था उसी से मतलब जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसी के इर्द गिर्द जो भी मैंने बताया था, हालांकि वहां पे मैंने पूरा नहीं पढ़ाया था, मतलब ये बोला था कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वहां पे मैंने बस मेन फॉर्मूले जो भी मेन पॉइंट था वही डिस्कस किया था और वहां से इतने सारे क्वेश्चन बने हैं। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मैं ये बता रही हूं कि अगर मतलब आप उतना भी देख के क्वेश्चन को करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। हालांकि इस बार के एग्जाम के लिए डिटेल में पूरा अच्छे से पढ़ के जाना। कोई भी देखो सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप पूरा पढ़ोगे उसके बाद फास्ट रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन सोचो डायरेक्ट फास्ट रिवीजन करके चले जाएंगे फिर तो कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं फिर मार खा जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट a resistor of resistance R1 equal to 6 ohm is connected in series with another resistor R2. In a circuit, a resistor of resistance R1 equal to 6 ohm is connected in series with another resistor R2. ठीक है, the voltage across the combination is 24 ohm and the total current through the circuit is 2 ampere. If the voltage drop across R1 is 12 volt, what is the resistance of R2? अब देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहां पे देखो सबसे पहले आपको R1 दिया है, R1 की वैल्यू दी है, R2 नहीं दी है, लेकिन दोनों सीरीज में कनेक्टेड है यानी R1 प्लस R2 जुड़ेंगे। तो R1 प्लस R2 को जोड़ने से पहले हमें यहां पे कुछ चीजें निकालनी होंगी। तो देखो मतलब बोला है कि इन अ सर्किट अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 जो कि दी गई है कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम देखो जैसे मान लो ये हमारा R1 है, ये R2 है, सीरीज में कनेक्टेड का मतलब इसी तरह से जो अभी मैंने दिखाया है। तो एक 6 ओम है जो कि R1 है और R2 आपको पता नहीं है, ये आपका R1 है। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज 24 ओम, यानी ये टोटल दिया है, टोटल कितना है 24 ओम और जो टोटल करंट है देखो लिखा है ना टोटल करंट वो है 2 एम्पियर। तो बोल रहा इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज 12 ओम, यानी जिसकी वैल्यू दी है उसके अक्रॉस जो R1 है वो 12 ओम है। तो R इक्विवेलेंट निकालो, R इक्विवेलेंट यानी टोटल जो होगा V/I, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो जो ये है V आपको दिया है 24 और I जो दिया है वो है 2, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 12 ओम। तो R इक्विवेलेंट बराबर R1, चूंकि दोनों किसमें हैं सीरीज में, तो R1 प्लस R2। तो आपको यही R2 निकालना है, ये R2 निकालना है और R इक्विवेलेंट हमने यहां से निकाल लिया, कितना आया 12। तो ये हो गया 12 इक्वल टू
R1 आपको पता है कितना दिया है 6 ओम, प्लस R2 आपको निकालना है, तो R2 इक्वल टू 12 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा 6 ओम। 6 ओम आपका राइट आंसर जाएगा। तो यहाँ पे मतलब बस थोड़ा सा एयर फेयर किया है, अगर आप ध्यान से समझोगे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या है, R1 R2 को सीरीज में दिया है और R2 आपसे पूछा है, तो R इक्विवेलेंट बराबर हमें पता है R1 प्लस R2 होता है, तो R1 पता है, R2 निकालना है, तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल लो, यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके टोटल वोल्टेज और टोटल टोटल करंट से डिवाइड करके निकाल लो, तो ये आपका 12 आ गया। तो 12 को यहाँ पुट करो, R1 की वैल्यू दी ही गई है, तो R2 आपका निकल ही आएगा। तो ये मतलब सिंपल ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो आई थिंक अब तो क्लियर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेज अ स्केलर एंड अ वेक्टर क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली। आपको बताना है कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर, सिंपली यही पूछा है कि वेक्टर और स्केलर बताओ, और बोला है करेक्ट मैच बताना है। मतलब पहला वाला स्केलर होना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पे आपका स्केलर होना चाहिए, ये वाला वेक्टर। अब यहीं पे मैच कर लो कौन कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको निकालने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसे मतलब ये मेरी बनाई हुई ट्रिक नहीं है, मैं बता दे रही हूँ, ये ऑलरेडी मतलब कहीं से मैंने देखा था। बबीता बेस, ऐसे याद रखना, बबीता बेस, बबीता बेस, बबीता बेस। अब देखो, बा फॉर बल, बी फॉर विस्थापन, ता फॉर त्वरण, वे फॉर वेग, सा फॉर सदिश। तो यहाँ पे आपसे युग्म क्रमशः अदिश राशि और एक सदिश। तो देखो ये आपका सा से हो गया सदिश, यानी ये सब आपके सदिश हैं। सदिश मतलब इंग्लिश में क्या होता है, वेक्टर। क्या होता है, वेक्टर। और स्केलर मतलब आपका अदिश, अदिश राशि। तो देखो बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, चलो यहीं से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। जो बल हो गया, जो फोर्स हो गया, वो क्या है आपका सदिश है, वेक्टर है। तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर हो गया। लेकिन हमसे सबसे पहले क्या पूछा, स्केलर पूछा है, तो ये हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका क्या होता है, वेक्टर होता है। तो उसका उल्टा कर दो, जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर होता है। तो आपसे पूछा है स्केलर और वेक्टर, तो ये हो गया वेक्टर, ये हो गया स्केलर, यही आपका राइट आंसर जाएगा। बाकी का देख लो, जो डिस्टेंस हो गया, अभी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट का उल्टा डिस्टेंस है। अगर जो विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। तो डिस्टेंस स्केलर हो गया। तो आपसे पहले स्केलर फिर वेक्टर पूछा था, तो स्केलर वाला यहां आ गया, तो ये भी गलत हो गया। वर्क और स्पीड, अब देखो स्पीड मीन्स क्या होता है, स्पीड मीन्स चाल और वेग मीन्स वेलोसिटी। तो देखो जो वेलोसिटी है ये वेक्टर है, वेलोसिटी जो है ये वेक्टर है, लेकिन जो स्पीड है वो स्केलर है। तो आपसे पहले स्केलर फिर वेक्टर पूछा था, ये भी आपका गलत हो गया। मतलब हमने इतने से ही एलिमिनेट करके यहाँ पे इसको निकाल लिया। हालांकि आप इसको याद रखना, बबीता बेस यानी बल, विस्थापन, त्वरण, वेग कैसा होता है, सदिश। तो इसी से ही आपका काफी काम आसान हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा भी दिया है। बाकी आप ऐसे मतलब इसको तो याद ही रखो कि फोर्स मतलब वही बबीता बेस से, चलो हिंदी में ही लिखते हैं ताकि याद रहे, विस्थापन, त्वरण, वेग, ये सब कैसे होते हैं, सदिश। और जो अदिश होता है यानी स्केलर होता है, यहाँ पे वर्क, वर्क के साथ साथ एनर्जी भी रख लो, वर्क एनर्जी हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके स्केलर होते हैं। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर, लेकिन स्पीड क्या होता है, स्केलर। तो इसको याद रखना। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर ईस्ट, 5 मीटर साउथ, द डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ द पर्सन इज। तो देखो फिर पहले यहाँ पे इसका बनाते हैं, क्या बोल रहा है, 5 मीटर नॉर्थ चला है, फिर 5 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट, 5 से थोड़ा कम ही चलेगा,
5 मीटर साउथ, मतलब जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे चलेगा, जितना ऊपर चला है उतना ही नीचे चलेगा। तो देखो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो 5 ही ऊपर गया है 5 ही नीचे गया है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये प्लस है, नीचे को माइनस लेते हैं ऊपर को प्लस, तो प्लस माइनस अगर दोनों ही इक्वल है, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो ये दोनों ही कट गया। तो इसका जो मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो इसी के अलोंग हो जाएगा, यही 3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा 3 मीटर। जैसे यहीं पे मैं आपको बताती हूँ, मान लो कि आपको देता यहाँ पे कि 4 मीटर नॉर्थ चला है, 3 मीटर ईस्ट, 5 मीटर साउथ, ऐसा मान लो। तो जैसे मानो हम यहाँ पे 4 मीटर नॉर्थ चलें, 3 मीटर ईस्ट चलें और 5 मीटर क्या चलें साउथ। ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। तो अब देखो 4 ऊपर चला है 5 नीचे चला है, मतलब नीचे ज़्यादा चला है, तो पॉजिटिव वाला कट कर दो, नीचे से 4 मतलब 5 में से 4 घटा दो। तो यहाँ का जो फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट बचा वो एक ही बचा। कितना बचा? एक ही बचा। तो जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इसको ऐसे मैच कर दो, क्योंकि ये पहले नॉर्थ में गया, नॉर्थ से फिर ईस्ट में गया, फिर साउथ में गया। तो अब यहाँ पे देखो, मतलब एक तो आपका ये बचा हुआ है और दूसरा ये बचा हुआ है, ऊपर वाला कैंसिल ही हो गया है। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो इसका यही डिस्प्लेसमेंट, मतलब यही इसकी शॉर्टेस्ट दूरी बनेगी, तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको कैसे निकालोगे? जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे वही पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो कि यहाँ पे अंडर रूट ये जो है ये एक ही बचा है, तो 1 का स्क्वायर, वो भी नीचे है तो माइनस, यानी -1 का स्क्वायर। हालांकि स्क्वायर करोगे तो चाहे माइनस हो प्लस कोई फर्क पड़ता नहीं। और ये 3 जो है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे √10, तो देखो 3 त्रिका 9 होता है, तो 3 से थोड़ा ज़्यादा ही इसकी वैल्यू आएगी, यानी 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से कर सकते हो। अगर दोनों इक्वल है तो कट कर दो और जिधर को जा रहा वही आपका नेट हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है तो ऊपर वाला ले लो जितना ज़्यादा है, फिर उस हिसाब से निकाल लो। जैसे एक और क्वेश्चन बताती हूँ। मान लो ये है आपका, इसने यहाँ पे गया 5 मीटर, यहाँ पे गया 3 मीटर, नीचे गया 2 मीटर। तो देखो ऊपर 5 गया, नीचे 2 गया, ऊपर 5 गया, तो नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, 5 में से 2 घटा दो, कितना बच गया? 3। यानी इसका जो नेट बच गया वो 3 ही मीटर बचा। तो अभी जैसे यहाँ देखो, अब ये 3 मीटर बचा, ये 3 मीटर बचा, मतलब 5 में से 2 तो नीचे गया ना, तो नीचे वाला हटा दो ऊपर से। तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ऊपर को आएगा, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे देखो यही दोनों बचा, तो जो शॉर्टेस्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ, तो शॉर्टेस्ट लेंथ यही आएगा। तो आप इसको भी निकाल सकते हो, D = √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9। वैसे मैं बताऊं, अगर दो मतलब दोनों इक्वल हैं तो इसका सिंपल सा आंसर 3√2 आता है। या फिर जैसे मान लो यहाँ f है तो f√2 आएगा, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, तो ये वाला जो आएगा वो 4√2 आएगा। ये 5 है तो ये वाला 5√2 आएगा, मतलब √2 लगा दो बस। अभी देख लो, 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9, 9 9 18। अब यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं कि 9 × 2 यानी 9 दूनी 18, तो 9 का हो जाएगा 3, मतलब 9 का जो स्क्वायर है 3, और बचा अंडर रूट में क्या बचा? 2, तो 3√2 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी वैल्यू देगा इसी तरह से आप निकाल लेना। मैंने एक क्वेश्चन के साथ में कई क्वेश्चन भी और बता दिए कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। 5 था, कट गया, नेट आपका वही 3 मीटर ईस्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लो। सॉरी ये वाला हिंदी में टाइप नहीं हुआ है, वैसे तो इतना पढ़ सकते हो, सॉरी। नेक्स्ट देखो, फॉर अ कॉनकेव मिरर इफ अ रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस देन स्ट्राइक्स द मिरर इट विल। क्या है क्वेश्चन भाई? बोल रहा है कि फॉर अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, मिरर की बात की गई है। तो मिरर में तो हम बस इतना ही पार्ट लेते हैं ऐसे। तो ये हमारा मिरर हो गया, और ये मान लो हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। क्या बना लिया? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे ये आपका हो गया पोल। तो बोल रहा फॉर अ कॉनकेव मिरर इफ अ रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस,
तो सबसे पहले देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल सेंटर पे होता है, प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे होता है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो फोकल लेंथ हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखो बोल रहा है फॉर अ कॉनकेव मिरर इफ अ रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, मतलब एक रे आई जो कि प्रिंसिपल फोकस से होकर गई ऐसे। तो ये मतलब अगर रूल आपको याद होगा इजीली कर लोगे कि जब भी कोई रे फोकस से होकर आती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे चली जाती है। प्रिंसिपल से आती है, सॉरी मतलब फोकस से आती है तो ऐसे प्रिंसिपल के पैरेलल होके चली जाती है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बैक हो जाती है, मतलब जिस रास्ते से आती है उसी पे बैक हो जाती है। और अगर कोई रे आपका यहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो रिट्रेस होके प्रिंसिपल फोकस से जाता है। अगर फोकस से आया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके गया, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके आया तो प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगा, मतलब दोनों आपस में वाइस वर्सा है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो उसी पाथ पे वापस रिट्रेस हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर होगा। तो आपसे पूछा क्या है कि अगर प्रिंसिपल फोकस से होके जाता है तो ये पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं गलत, रिट्रेस इस पाथ नहीं गलत, रिप्लेस बैक थ्रू पोल नहीं, रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यही आपका राइट आंसर जाएगा। अपने पाथ को कब रिट्रेस करेगा? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, रिफ्लेक्ट बैक थ्रू पोल नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा। और मजे की बात देखो, मतलब भले ही ये ऐसा कॉन्सेप्ट है और जो आपसे बार बार ये भी पूछा है कि अगर हमने इसके बीच में रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी, वो सब मैंने फास्ट रिवीजन में करवाया था और मतलब एज इट इज क्वेश्चन बने हुए हैं, सोचो। तो नेक्स्ट देखो, द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ। तो ये किस चीज के मूवमेंट को बताता है? जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पे देखो, पहला है ऑक्सीजन इन स्टोमेटा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे कोई ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं है। वाटर फ्रॉम लीफ टू रूट टू लीफ, मतलब रूट से लीफ तक जो वाटर जाता है, तो यहाँ पे जो थियरी लगती है वो कोहेशन टेंशन लगती है, कोहेशन टेंशन थियरी लगती है जो। और देखो यहाँ पे जो रूट से लिप्स के पास जाता है वाटर, वो जाता है जाइलम के थ्रू, तो वहाँ पे कोहेशन टेंशन थियरी लगाते हैं। शुगर इन फ्लोएम जो जाता है, ये जाता है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के थ्रू, तो यही आपका राइट आंसर जाएगा, शुगर इन फ्लोएम। न्यूट्रिएंट इन सॉइल डायरेक्टली मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो क्या हो गया? दाब प्रवाह परिकल्पना किसके गति की व्याख्या करता है? फ्लोएम में शर्करा की। जड़ों से पत्तियों तक पानी इवोपरेशन है, कोहेशन टेंशन थियरी, या फिर जाइलम के थ्रू जाता है। स्टोमेटा में ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मिट्टी में पोषक तत्व एब्जॉर्ब हो जाता है। ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द मिरर इन अ कॉनकेव मिरर। ओके, क्या बोल रहा है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द मिरर, फोकल पॉइंट और मिरर के बीच में रखा है, ठीक है। इन अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है। द इमेज फॉर्म, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करने का टाइम आ गया है। मान लो ये है हमारा एक मिरर। कौन सा मिरर है ये? जिसमें देखो, जिसमें केव बने, मतलब केव के साइड से रिफ्लेक्शन हो, वो है हमारा कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे सबसे पहले खींचो प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा नीचे से, प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से गड़बड़ हो गई, अब सही है, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा डार्क करते हैं। अब इसके सेंटर पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे क्या होगा? फोकल पॉइंट। और बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकल पॉइंट एंड मिरर, मिरर आपका ये है, फोकल पॉइंट ये है, यानी जो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में रखा है। यहाँ मतलब इसके बीच में ही हमने अपने किसको रखा है? ऑब्जेक्ट को रखा है। तो एक बार मैं आपको बताती हूँ फटाफट से। मैंने आपको क्या बताया था कि चलो एक पॉइंट और मान लो, ये है आपका इन्फिनिटी। तो एक केस है कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। दूसरा इन दोनों के बीच में रखा है,
तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, पांचवा फोकस में ही रखा है, छठा फोकस और मिरर के बीच में रखा है। तो देखो ये जो 5 केसेस हैं, जो 5 केसेस हैं उनके जो इमेजेज हैं वो इधर ही साइड बनते हैं, इधर ही बनते हैं। अगर यहाँ पे मतलब इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, और अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसी के बीच में। तो ये तो आपको क्लियर है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो छठा वाला केस है मैंने आपको बताया था कि अगर हम फोकस और यहाँ मिरर के बीच में रखते हैं तो इसका जो इमेज बनता है वो कहीं इस साइड बनता है। और मजे की बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है उसका मतलब उससे बड़ा बनता है। उससे क्या बनता है? उससे बड़ा बनता है। तो देखो जब भी ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे बनता है तो पहली बात वो कैसा होगा? वर्चुअल होगा। कैसा होगा? वो वर्चुअल होगा। और मैंने जो आपको ट्रिक बताई हुई थी, वेरी वेरी वेरी, याद है? वेरी। देखो मैंने बोला V फॉर वर्चुअल, E फॉर इरेक्ट, R फॉर रियल, I फॉर इन्वर्टेड। अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगी, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। तो अगर वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ में इरेक्ट आता ही आता है। तो देख लो, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं, रियल एंड इरेक्ट नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट आपका राइट आंसर जाएगा। सोचो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम वहाँ पे मतलब जो डायग्राम ड्रा करते हैं उसका हम निकाल के देखते हैं कि जब हम यहाँ रख रहे हैं तो क्या बनेगा, जो कि एक्यूरेट निकाल भी नहीं सकते हम। और उसको मैंने मतलब छोटे से कॉन्सेप्ट से बताया और उसी पे रख के खटाखट आपको चाहे इन्फिनिटी पे रखे, दोनों के बीच में रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखे, कहीं भी रखे, और किस लेंथ का बन रहा है सब कुछ निकाल सकते हो। सब कुछ कितना इजी बन गया है ना। तो भाई इतने एफर्ट के लिए थोड़ा बढ़िया फीडबैक दे के जाया करो। मैं तो आपसे कभी नो लाइक नो सब्सक्राइब कुछ भी मत करो, लेकिन हाँ अपना फीडबैक दिया करो, क्योंकि वही मेरा सबसे रियल मोटिवेशन है कि हाँ मतलब लोगों को हेल्प हो रही है, उनको समझ आ रही, तो बस उसी में मजा आ जाता बिल्कुल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अपना फीडबैक तो मस्ती देके जाना भाई। मतलब देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन है तो उस पर पर्टिकुलरली भी लिख सकते हो कि हाँ उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मजा आया, कि ठीक है मतलब ऐसे क्वेश्चन को हम चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो आप अपना फीडबैक अच्छे से दिया करो, और सभी लोग दिया करो। हाँ कुछ लोग तो हैं बड़े प्यारे हैं, मतलब वो उनका तो रेगुलर फीडबैक आता ही है कि वो अपना फीडबैक देते ही देते हैं, बड़े प्यारे। लेकिन हाँ कुछ लोग देख लेंगे लेकिन इतने आलसी, इतने निकम्मे कि उनको एक कमेंट लिखने में भी पता नहीं क्या होता है। भाई लिख दिया करो बस, उससे मुझे कुछ नहीं, एक मोटिवेशन मिलती है। जैसे देखो किसी ने लिखा हिंदी में रखो तो हम उस पर काम करते हैं, ठीक उसी तरह से जब आप अप्रिशिएट करते हो तो हम उस पर भी और काम करते हैं कि ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर ही होगा। नेक्स्ट देख लो क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वाओ, मतलब अभी जो बताया ठीक उसी से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन है, और इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, और आप देखो कैसे चुटकियों में उड़ाएंगे उसको। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने कहाँ पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। आप कॉनकेव मिरर की ही बात हुई है, तो अभी बताया है तो उससे और आसानी हो जाएगी बैक टू बैक समझाने में। फॉर्मिंग अ रियल इमेज, क्या फॉर्म कर रहा है? रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। तो मैंने अभी बताया वर्चुअल और इरेक्ट कब बनता है? जब इमेज के पीछे बनता है। तो रियल इमेज से पता चल गया कि इमेज मतलब इधर ही बनेगा, मिरर के सामने ही, मिरर के पीछे नहीं बनेगा। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फॉर्मिंग अ रियल इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। इफ द इमेज इज मूव स्लाइटली क्लोजर टू फोकल पॉइंट, मतलब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसको मूव कर रहे हैं धीरे धीरे फोकल पॉइंट की तरफ, सच दैट इट स्टिल रिमेन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ताकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल करेक्टली डिस्क्राइब द चेंज इन इमेज। ओके, हिंदी में बताती हूँ। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी हुई है जिससे वक्रता केंद्र पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु को फोकस बिंदु के थोड़ा करीब ले जाया जाए,
इस प्रकार की वह अभी भी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ही बनी रहे तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब में परिवर्तन का सही वर्णन करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं ताकि हमें यह पता चले कि हमें निकालना क्या है। पहला है कि इमेज विल मूव क्लोजर टू फोकस, प्रतिबिंब फोकस के निकट आ जाएगा, वास्तविक रहेगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, हमें साइज देखना है और ये देखना है कि वो आभासी है या वास्तविक। तो देखो, आभासी मीन्स वर्चुअल, और वर्चुअल अभी मैंने बताया कि इमेज से पीछे बनेगा, और यहाँ पे बोल रहा रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा मिरर से आगे ही बनेगा, मिरर के पीछे नहीं। तो देखो, आभासी तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। बस इतने से ही आप ये समझ गए कि वो आभासी तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। किसी भी मतलब आभासी होने के लिए उसको मिरर के पीछे जाना पड़ेगा, और कब बनेगा वो, जब वर्चुअल होगा। और यहाँ पे रियल की बात हुई है, तो ये आभासी वाला तो कट हो गया। मतलब दो ऑप्शन यहाँ से खटाक से क्या कर दो, इसको कट कर दो, बचा दो। अब इस पे दोनों क्या है कि प्रतिबिंब फोकस के निकट आ जाएगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के आगे निकल जाएगा, वास्तविक रहेगा और वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर मान लो आपको ये नहीं भी समझ आ रहा है कि इसके निकट आएगा या आगे निकल जाएगा, आप अगर इतना भी निकाल लिए ना, छोटा होगा या बड़ा, बस इतने से ही, मात्र 2 वर्ड से, छोटा या बड़ा से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा तो कट गया, पहला और तीसरा में अब हमें कट करना है। तो सबसे पहले इसको आप देखेंगे, इसका जो है आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक मिरर लेते हैं जो कि होगा हमारा कॉनकेव मिरर। तो एक ये आपके है पास में एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है तो सबसे पहले बनाओ यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में सबसे पहले यहाँ पे है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये होता है आपका फोकल पॉइंट। और इन्फिनिटी तो चलो हम कहीं भी मान सकते हैं, इन्फिनिटी जिसका कोई पता ही नहीं है वो कहाँ पे है, अनंत, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे देखो 6 केसेस मैंने आपको बताए हैं। 6 केसेस में क्या है कि पहला हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको रख दिया इन्फिनिटी पे, दूसरा केस है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तीसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चौथा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, पांचवा है फोकल पॉइंट पे ही रख दो, छठा है फोकल पॉइंट और मिरर के बीच में रख दो। और मैंने इमेज के लिए क्या बताया था कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 फिर 5। मतलब देखो 1 1 को मैच करो, 2 2 को मैच करो, 3 3 को, 4 4 को, 5 5 को, 6 6 को। 6 वाला तो यहाँ मतलब पीछे आ जाएगा। तो ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो इसको तो छोड़ो अभी, तो उससे तो हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। तो अब देखो यहाँ पे इसका साइज कैसे डिसाइड करेंगे उसके लिए भी एक ट्रिक बताती हूँ। ये तो आपको पता चल ही गया कहाँ पे रखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं और इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है। अब ये देखना है कि मतलब किस तरह से लोकेशन चेंज करने पर उसका साइज चेंज होता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है 1 2 3 4 5 लाइन, मतलब जितनी जगह पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है उतनी जगह पे आप लाइन भी ड्रॉ करो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमने एक लाइन ड्रा किया कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। और यहाँ पे एक जो कंडीशन है वो ये कि जैसे जैसे आगे बढ़ो वैसे वैसे लेंथ को थोड़ा छोटा करते जाओ, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। ये हुआ दूसरा, ये हुई दूसरी लाइन, तीसरा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उससे थोड़ा छोटा बनाते हैं। अगर नहीं समझ आएगा बताना, इसको थोड़ा और क्लियर, इसी के ऊपर लिख रही हूँ ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये इससे भी छोटा थोड़ा बनाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इस लाइन को क्या करोगे, आपस में मैच करोगे। एक लाइन और बनेगी फोकस से पहले, यहाँ पे भी बनेगी एक, मतलब जितने जगह पे हम उसको रखेंगे उतनी ही जगह पे आपका लाइन ड्रॉ होगा। अब देखो फर्स्ट वाले से फर्स्ट को मैच करो, फर्स्ट से फर्स्ट को, सेकंड वाला कहाँ है, सेकंड वाला यहाँ है तो सेकंड से सेकंड को, थर्ड पे थर्ड है ही है, और ये फोर्थ जो मैंने यहाँ पे लिखा है
उसको थोड़ा सा यहाँ इमेजिन कर लो, यहाँ पे, मतलब यहाँ के बजाय यहाँ। तो अब 4th वाले को 4th पे मैच करो, और ये जो 5 वाला है 5 वाले को 5 पे मैच करो। तो अब यहाँ पे देखो, जब ये इन्फिनिटी पे था, फर्स्ट पॉइंट पे नोटिस करो, जब ये इन्फिनिटी पे था तो फोकल पॉइंट पे बना था, तो ये यहाँ पे इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो छोटा सा बना है। यानी जब इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो साइज सबसे छोटी है, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड, यानी बिल्कुल छोटी। और जब सेकेंड पॉइंट पे रख रहे हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यानी यहाँ पे कह सकते हैं इन्फिनिटी या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या फिर बियॉन्ड कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में। लेकिन यहाँ पे देखो हाइट इतनी है और यहाँ पे हाइट बस इतनी है, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे छोटी हाइट की इमेज बन रही है। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो तो उतने ही साइज की, यानी इक्वल साइज की इमेज यहाँ पे बन रही है। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में रख रहे हो तो देखो यहाँ पे हाइट जो है इमेज की वो बढ़ गई। यानी जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड इधर जाओगे तो इमेज आपकी इधर बननी स्टार्ट होगी, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे ज्यादा हाइट की आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यानी आप पहले, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले यानी इधर हैं, तो आपकी इमेज यहाँ बन रही है और वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। लेकिन जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी इमेज इधर को बन रही है और वो ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ी बन रही है। तो इतने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया है, और जब वो मतलब क्या कर रहा है, इफ अ ऑब्जेक्ट इज मूव स्लाइटली क्लोजर टू फोकल पॉइंट, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जैसे आप फोकल पॉइंट के तरफ बढ़ोगे तो आपका जो इमेज है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा। और जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे बड़े हाइट की इमेज बनेगी। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस के निकट आ जाएगा, नहीं, जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र से आगे निकल जाएगा, वास्तविक रहेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आई थिंक ये इतना हैवी से बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन अब आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन बन गया होगा। तो अब तक तो मैंने आपको ये बताया कहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे बनता है। आज मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से इसके हाइट को डिसाइड करते हैं। मे भी यहाँ पे थोड़ा गोच-पोच हो गया तो कम समझ आया होगा। क्लास का वेट करो, वहां पे बिल्कुल एकदम क्लियर साफ सुथरा डायग्राम देखेंगे और वहां पे फिर मतलब हाइट को अच्छे से और डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरह से क्या हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कौन सा इमेज प्रोड्यूस होता है? डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसका इनिशियल पोजीशन क्या है। ऑलवेज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, या फिर ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, या फिर ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो देखो जो कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई है ना, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है ये हाईली वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल नहीं, हाईली वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मीन्स क्या है? जो मतलब ऐसा जो कि सब कुछ बना सकता है। तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये सब कुछ सब कुछ बना सकता है। रियल इमेज भी बनाता है, और अगर रियल बनाएगा तो वर्चुअल बनाएगा ही बनाएगा। एनलार्ज भी बनाता है, और डिमिनिश्ड भी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है, इन्वर्टेड भी बनाता है। लेकिन ये सब इमेज बनाता है तो किस बात पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे हमने प्लेस किया है। तो ये ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज डिमिनिश्ड, तो यहाँ पे ऑलवेज बोल के गलत कर दिया। ये सारे ही टाइप बनाता है, तो ऑलवेज बोलना यहाँ पे गलत माना जाएगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको हमने रखा कहाँ पे है, यानी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कहाँ है। उस बेस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो मतलब उसका इमेज किस तरह का बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल दिया कि ऑलवेज इन्वर्टेड, गलत। ऑलवेज तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये इन्वर्टेड एनलार्ज भी बनाता है, इरेक्ट डिमिनिश्ड भी बनाता है, इरेक्ट एनलार्ज भी बनाता है। लेकिन वो डिपेंड इस बात पे करता है कि उसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका यही राइट आंसर जाएगा कि उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट देख लो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड। मतलब जो डिस्टेंस है बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको क्या बोलते हैं?
तो फिर से एक बार बना लो, मिरर बना लो, स्फेरिकल मिरर। बाकी यहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स ऐसा कुछ बात तो हुई नहीं है। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकल पॉइंट। तो बोल रहा व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल, पोल आपका आता है यहाँ पे, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज डिस्टेंस। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो होगा नहीं, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस तो होगा नहीं। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, जब इमेज फॉर्म होती है तो वो कितनी दूरी पे बन रही, तो इमेज डिस्टेंस भी नहीं होगा। फोकल लेंथ आपका ये होता है, ये वाला लेंथ, तो ये जो होता है आपका ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस है इतना फोकल लेंथ से प्रिंसिपल तक का, ये होता है फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ। तो इसी वजह से जो फोकल लेंथ होता है F इक्वल टू R/2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। देखो ये पूरा है और ये इतना ही है, यानी रेडियस ये R है और ये F है, तो F इक्वल टू R/2। ये देखो जो R है वो F का डबल है, तो F इक्वल टू R/2 यानी वो उसका आधा है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो चलिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन टोटल अब तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई थिंक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, एक एक पॉइंट सब कुछ आपको क्लियर होगा। तो अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।